गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बताओ कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म कोण क्या है, फिर प्रिज्म के द्वारा हम विचलन कोण का मान निकालेंगे, प्रिज्म के विचलन कोण का मान। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिज्म। तो सबसे पहले तो हमें प्रिज्म की परिभाषा पता हो। क्या होता है? किसी समांगी पारदर्शी माध्यम, कोई भी समांगी पारदर्शी माध्यम की वह किसी भी समांगी पारदर्शी माध्यम की वह आकृति, किसी भी समांगी पारदर्शी माध्यम की वह आकृति जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। मतलब किसी भी समांगी पारदर्शी माध्यम की वह आकृति जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाती है। और प्रिज्म कांच से बनी ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। तो देखो, सबसे पहले परिभाषा, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम किसी समांगी पारदर्शी माध्यम की वह आकृति जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, दो समतल पृष्ठों से घिरी होती है प्रिज्म। प्रिज्म कहलाता है। मतलब क्या हो गया? किसी समांगी पारदर्शी माध्यम, कोई भी समांगी पारदर्शी माध्यम है, माध्यम की वह आकृति जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरी होती है, क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रिज्म कांच से बनी ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। तो आगे अपन लिख लें इसको, प्रिज्म कांच से बनी ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। मतलब प्रिज्म क्या हो गया? कांच से बनी ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं? इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। तो देख लें हम किस प्रकार से, ये कोई प्रिज्म है, जैसे देख लें हम इसको, ये कांच की एक आकृति होती है इस प्रकार से, जो कि हम लैब के अंदर देखते हैं। इतना सा प्रिज्म होता है, कांच का बना होता है ये। तो ये देखो, ये प्रिज्म ले लिया अपन ने A B C,
तो यहाँ ये लिखा हुआ है किसी समांगी पारदर्शी माध्यम की आकृति जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरी होती है। दो समतल पृष्ठ इधर लेंगे तो ये दो समतल पृष्ठ, इधर लेंगे तो ये दो समतल पृष्ठ। या प्रिज्म कहां से बनी ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ये अपवर्तक पृष्ठ, ये पहला और ये दूसरा। जब प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी तो यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी, फिर अपवर्तित किरण इस वाले पृष्ठ से आपतित होगी और यहाँ से निर्गत किरण के रूप में निकल जाएगी। अगर किरण यहाँ गिरेगी तो ये अपवर्तक, ये अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। देखिए, तो अभी यहाँ पर ले रहे हैं दो अपवर्तक पृष्ठ, ये और ये वाला। तो यहाँ पर दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना जो कोण है वो कहलाता है प्रिज्म कोण। क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण की भी परिभाषा में पता हो, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बनने वाला कोण। तो प्रिज्म कोण की परिभाषा भी हम लिख लें, प्रिज्म कोण। तो यहाँ पर दो अपवर्तक जो भी पृष्ठ लेंगे हम उनके मध्य बनने वाला कोण, तो ये वाला और ये वाला, ए बी और ए सी, ये ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ ले रहा हूं तो इनके मध्य कौन सा कोण बन रहा है? ए। तो ये प्रिज्म कोण होगा। अगर मैं बी सी और ए सी, बी सी और बी ए अपवर्तक पृष्ठ हो तो ये प्रिज्म कोण होगा। लेकिन हमारे लिए तो ये है क्योंकि हम कौन सा पृष्ठ ले रहे हैं? ए बी और ए सी। तो प्रिज्म कोण की परिभाषा हो जाएगी दोनों अपवर्तक पृष्ठों, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बनने वाला कोण, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण कहलाता है। तो उपरोक्त चित्र में हमने प्रिज्म कोण क्या लिया है? ए लिया है। अब हम डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। प्रिज्म जो है उसे प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट। अब हम अपवर्तन का फॉर्मूला निकालेंगे और विचलन कोण का मान निकालेंगे। से प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ के फिर हम किसका न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम हेडिंग लगा लें पहले। प्रिज्म की सहायता, पहले तो हम प्रिज्म कोण लिख रहे हैं तो अब प्रिज्म से हम पढ़ लेते हैं पहले अपवर्तन। प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होगा, फिर उसके बाद हम विचलन कोण का मान इसका निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे हम? न्यूनतम विचलन कोण का मान। तो देखो, पहले डायग्राम बना लो या प्रिज्म से अपवर्तन या प्रिज्म में अपवर्तन। प्रिज्म में कैसे अपवर्तन होगा वो हम देखते हैं। फिर इसे विचलन कोण का मान भी हम निकालेंगे, न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म में अपवर्तन। देखें, ये हम एक प्रिज्म ले रहे हैं। यहाँ पे ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से पूरा डेरिवेशन चलेगा। ये हमने ये प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म ए बी सी, ये हमारे पास प्रिज्म कोण ए हो गया। ये आपतित किरण हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये एक किरण है, प्रकाश किरण, इसके फलक
पृष्ठ AB पर आपतित हो रही है प्रकाश किरण PQ, ये यहाँ पर हमने ले लिया अभिलंब। ये प्रकाश किरण जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो ये QR, और यहां पर भी हम एक अभिलंब ले लेते हैं, अभिलंब का नाम डाल सकते हैं हम यहाँ पर ME, और ये हो जाएगा इधर वाला अभिलंब NE। ये ME हो गया और NE, ये अभिलंब यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया PQ आपतित किरण हो गई, QR अपवर्तित किरण हो गई अपने पास यहाँ पर। अब देखो जैसे ये पहले पृष्ठ, ये दो पृष्ठ लिए हमने AB और AC, इसके दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो ये प्रकाश किरण चल रही है PQ, और इसके पहले पृष्ठ AB से इसका अपवर्तन होता है और QR दिशा में ये आगे बढ़ती है। फिर ये दूसरा जो पृष्ठ है AC से पुनः इसका अपवर्तन होता है, और ये अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और ये RS, ये निर्गत किरण हो गई, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है I, और ये कोण R1 अपवर्तन कोण। ये दूसरा कोण ले लिया अपन ने R2, ये R2, और ये निर्गत कोण E। आपतित किरण को आगे की ओर, ये आपतित किरण PQ है, इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपतित किरण को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ये आगे की ओर बढ़ाया हमने इसको, और निर्गत किरण को मतलब आप PQ, आपतित किरण PQ को आगे की ओर, और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर, ये पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण बनता है इनके मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है, जिसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसका कुछ भी नाम डाल दो, ये तो हो गया Q, इस डाल दो इसके ABC, Q R आ गया, ME MN, इसका डाल दो तुम PB हो गया, D डाल दो कैपिटल D। अब देखो ये हमारे पास चित्र हो गया, ये आपतित किरण। तो ये किरण जो आपतन कोण का मान है ये इस पूरे कोण के बराबर होगा। किसके बराबर? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों तिरक रेखा को काटे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये शेष कोण बचेगा, जो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास I माइनस R1, और ये जो शेष कोण बचेगा ये भी पूरा कोण E है निर्गत कोण, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण भी निर्गत कोण होगा, ये घटा देंगे तो ये वाला एंगल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रिज्म था, एक बार और समझ लें। ABC एक प्रिज्म है, PQ आपतित किरण है जो इस प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है और यहाँ से इसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तित होकर ये QR दिशा में आगे बढ़ती है, QR अपवर्तित किरण हो गई, और फिर यहाँ से दोबारा AC से पुनः इसका अपवर्तन होता है और ये निर्गत किरण RS के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, RS निर्गत किरण, और आपतित किरण PQ को आगे की ओर और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर इनके मध्य बनने वाला कोण न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अपने नामांकन कर दिया, ये आपतन कोण, ये निर्गत कोण, ये अपवर्तन कोण पहला है, तो इसको R1 डाल दिया, इसको R2 डाल दिया। अब सबसे पहले तो इसकी रचना लिख लें, रचना के बाद फिर हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रचना में क्या जो भी थ्योरी में लिखा हुआ है कि ABC एक प्रिज्म है, सबसे पहले वही है, ABC एक प्रिज्म है, PQ एक आपतित किरण है,
जो इस प्रिज्म के पृष्ठ AB पर क्या होती है, ये आपतित होती है। लिख लो सबसे पहले ABC, ABC एक प्रिज्म, ABC एक प्रिज्म है। PQ आपतित किरण है, PQ, PQ आपतित किरण है। आपतित किरण है जो इस प्रिज्म के, जो इस प्रिज्म पृष्ठ AB, जो इस प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित आपतित होती है। ABC एक प्रिज्म हो गया, PQ आपतित किरण है जो इस प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है, तथा प्रिज्म के भीतर यह QR दिशा में क्या होती है, QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है, तथा ABC एक प्रिज्म में PQ आपतित किरण जो इस प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है। पृष्ठ AB से यह किरण पृष्ठ AB से, या डायरेक्ट ही लिख दो, चिंता की आवश्यकता नहीं है कि ये अपवर्तित होकर QR दिशा में आगे बढ़ती नहीं, थ्योरी को आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आपतित होती है तथा प्रिज्म के भीतर, तथा शॉर्ट कर देते हैं हम इसको, तथा प्रिज्म के भीतर, तथा प्रिज्म के भीतर ही जा रही, और कौन सी, QR, तथा प्रिज्म के भीतर यह QR दिशा में, यह QR दिशा में अपवर्तित, प्रिज्म के भीतर यह QR दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है, तथा दूसरे फलक, दूसरा जो पृष्ठ है, तथा दूसरे पृष्ठ AC पर क्या होगी, ये दूसरे पृष्ठ AC पर ये QR किरण आपतित होती है तथा निर्गत किरण RS के रूप में बाहर निकल जाती है, अपवर्तित होती है, तथा प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC पर आपतित होती है, और पुनः इसका अपवर्तन होता है। पृष्ठ AC पर आपतित होती है और पुनः इसका अपवर्तन होता है, और कौन सी दिशा में, पुनः इसका अपवर्तन होता है, और कौन सी, RS AC पर आपतित होती है और पुनः इसका अपवर्तन होता है, और RS निर्गत किरण के रूप में, RS किरण के रूप में यह प्रिज्म से बाहर निकल जाती है।
क्या हो गया, एबी से एक प्रिज्म में पीक्यू आपतित किरण है जो इस प्रिज्म के पृष्ठ एबी पर आपतित होती है तथा प्रिज्म के भीतर यह क्यूआर दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है तथा प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ एसी पर आपतित होती है और पुनः इसका अपवर्तन होता है और आरएस निर्गत किरण के रूप में प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। तो आपतित किरण पीक्यू, क्यूआर अपवर्तित किरण और आरएस निर्गत किरण हो गई। ये जो थ्योरी थी वो हमने बना दिया। अब प्रिज्म में निर्गत किरण आरएस मतलब प्रिज्म में आपतित किरण पीक्यू को आगे की ओर तथा निर्गत किरण आरएस को पीछे की ओर बढ़ाने पर इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। तो आगे लिख सकते हैं, आपतित किरण पीक्यू को आगे की ओर तथा निर्गत किरण आरएस को, या आपतित किरण पीक्यू को आगे की ओर, निर्गत किरण आरएस को पीछे की ओर, किरण आरएस को पीछे की ओर बढ़ाने पर इनके मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण। इनके मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण डेल्टा कहलाता है। न्यूनतम विचलन के लिए क्या होगा, प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण एवं अपवर्तनांक के मध्य हम संबंध ज्ञात करेंगे। तो प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान निकालेंगे और फिर अपवर्तनांक के मध्य संबंध ज्ञात करें। सबसे पहले तो न्यूनतम विचलन कोण निकालेंगे हम। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नोट, ये क्यों बराबर होता है, देखो न्यूनतम विचलन मतलब इस मान को हम कम करता जाए मतलब ये बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाए तो ये वाला कोण इसके इस बराबर, इस आई के बराबर ये कोण हो जाएगा। मतलब दोनों का जो ये आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, जब ये बिल्कुल खत्म हो जाए उस कंडीशन में। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। चलो रहने दो। अब देखो हम आगे निकाल रहे हैं प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान। प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये पूरा जो डेरिवेशन चल रहा है प्रिज्म वाला मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आने के चांस है इसके। तो अब डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम। ये तो ओनली थ्योरी थी। अब ये डायग्राम हमारे पूरा काम आएगा, डायग्राम नहीं मिटाना है हमको। देखो ये डायग्राम हमारे डेरिवेशन में काम आएगा, इसको हम रद्द नहीं करेंगे। अब देखो प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण एवं अपवर्तनांक, एवं क्या हो जाएगा, एवं अपवर्तनांक के मध्य संबंध। प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध। अब देखो ये प्रिज्म के लिए हम न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। केवल न्यूनतम विचलन कोण पूछता है तो वहीं खत्म हो जाएगा, अपवर्तनांक में आगे बढ़ाता है, संबंध पूछता है तो आगे बढ़ जाएगा। ये सब इंपोर्टेंट में चल रहे हैं, पूरा टॉपिक इंपोर्टेंट है, ये प्रिज्म का ही टॉपिक चल रहा है। अब देखो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, इसमें चतुर्भुज ले रहे हैं। चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
तो हम चतुर्भुज ले रहे हैं सबसे पहले ए क्यू ई आर। तो देखें, चूंकि अब डेरिवेशन चल रहा है, ध्यान दें, चूंकि चतुर्भुज ए क्यू, ये वाला ये क्यू ई आर, ये चतुर्भुज बन रहा है पूरा। तो चूंकि चतुर्भुज ए क्यू ई आर में हम जानते हैं, में का मतलब इसके अंदर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखें, ए प्लस कोण प्लस कोण ए क्यू ई प्लस कोण ए क्यू ई प्लस कोण क्यू ई आर, कोण क्यू ई आर प्लस कोण ई आर ए, कोण ई आर ए, ये हो गया कोण ए, एक तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण ए क्यू ई, ये पूरा ए क्यू ई, ये यहां से लेकर यहां तक का, फिर कोण ये वाला क्यू ई आर, और कोण फिर ई आर ए, जो बीच में होता है वो एंगल होता है, बराबर कितना होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। समीकरण नंबर 1, पहली इक्वेशन। अब आगे हम देखें त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, क्यू ई आर। इसके नीचे देखें तो त्रिभुज क्यू ई आर में, क्योंकि त्रिभुज क्यू ई आर में ये त्रिभुज ले रहे हैं, अभी चतुर्भुज लिया था ए क्यू ई आर, और चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़कर 360 डिग्री के बराबर किया था। अब त्रिभुज ले रहे हैं क्यू ई आर, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को जोड़कर किसके बराबर कर देंगे, 180 के बराबर। तो देखो R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू ई आर, कोण क्यू ई आर बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2, मतलब क्या हो गया, R1 प्लस R2, ये वाला कोण, भाई ये त्रिभुज लिया हमने, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कितने होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखें, हम इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखें तो क्या आएगा बेटा, देखो दोनों त्रिभुजों में वैल्यू रख सकते हैं हम, इसके अंदर पुट कर दें वैल्यू, किसी वैल्यू पुट कर दें, देखो क्यू ई आर का मान रख सकते हैं अपन, क्या रख सकते हैं क्यू ई आर का मान, क्यू ई आर का मान क्या रख सकते हो, देखें अब त्रिभुज हमारे पास यही था, तो त्रिभुज में देख ले हम, तो ये ए क्यू आर, ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया, ये कोण हमारे पास हो गया। तो अब देखें हम यहाँ पर क्यू ई आर का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। तो इनको हम सोल्व करें तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये बताओ पहले, इक्वेशन सोल्व करके क्या आएगी, क्या आता है इक्वेशन को सोल्व करने पर, सोल्व करके बताओ, 1 मिनट, क्या आएगी इक्वेशन सोल्व करने पे। और जो ये एंगल है ए क्यू ई, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी पर एम ई क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है, तो कोण ए क्यू ई 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार ए एन ई भी 90 डिग्री होगा, कारण क्योंकि ये भी क्या है, एन ई इसके ऊपर अभिलंब है। तो देखें हम, तो ये कोण ए क्यू ई बराबर 90 डिग्री, और कोण ए आर मतलब ई आर ए बराबर भी 90 डिग्री। तो इन दोनों की जगह हम 90 यूज कर सकते हैं, मतलब इसका और इसका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो ऐसा करें, पहले हम इसी को लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा इसके नीचे लिखेंगे, इस इक्वेशन को, नहीं तो फिर इक्वेशन डालनी पड़ेगी। तो देखें, चूंकि कोण ए क्यू ई प्लस कोण ई आर ए बराबर 180 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री ये
और 90 डिग्री, ये दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों की जगह हम 180 यूज कर सकते हैं। तो क्या जाएगा यहाँ पर हमारे पास, इसलिए ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर दें, ए क्यू ई प्लस ई आर ए की जगह हम 180 डिग्री रख दें। तो यहाँ आ गया ए प्लस कोण क्यू ई आर, और इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए क्यू ई प्लस ई आर ए क्यू ई प्लस ई आर ए की जगह हम रख देंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ये इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये मान इसमें रख दिया हमने। अब देखें इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास आ गया ए प्लस कोण क्यू ई आर बराबर 180 डिग्री, क्योंकि 360 में से 180 जाएंगे तो 180 डिग्री समीकरण नंबर 2। यहाँ पर भी अब प्रकाश का और जोड़ दें, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का प्रिज्म में अपवर्तन दर। तो ये जो चल रहा है टॉपिक, ये वाला टॉपिक हमारे चल रहा है। तो ये आ गई हमारे पास चतुर्भुज, सोल्व कर लिया हमने। ए क्यू ई आर चारों कोणों का योग 360 डिग्री, जिसमें ये वाला कोण ए क्यू ई प्लस कोण ई आर ए 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, और 180 मान इसमें अंदर हमने ये मान इसके अंदर रख दिया। तो क्या गया कोण ए प्लस क्यू ई आर प्लस 90 प्लस 90, इसकी जगह इन दोनों की जगह हमने कितना रख दिया 180 बराबर 360 डिग्री। अब जो समीकरण मैंने अभी लिखी थी उस समीकरण को हम दोबारा यहाँ पर लिखते हैं। तो देखें उस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं इधर। तो इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास क्या आएगी, त्रिभुज क्यू ई आर में, क्योंकि त्रिभुज क्यू ई आर में, क्यू ई आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस क्यू ई आर, तो ये हो गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू ई आर, कोण क्यू ई आर बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 3। ये वाला त्रिभुज हमें लिया क्यू ई आर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। हम चाहें तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करें, जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। तो देखिए समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से क्या जाएगा हमारे पास, समीकरण 2 और 3 से देखें हम क्या रहा है। RHS बराबर है इसमें 180 डिग्री, तो ये LHS बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास A प्लस कोण क्यू ई आर बराबर, इसका LHS इसके LHS के बराबर R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू ई आर, ये कोण क्यू ई आर से क्यू ई आर कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास A बराबर R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 4। ये चौथी इक्वेशन आ गई हमारे पास। हमें तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में किसमें आ जाएगा, या ऐसा करो पहले ये त्रिभुज सोल्व कर लिया, क्योंकि त्रिभुज ले लो ये वाला डी क्यू आर, त्रिभुज डी क्यू आर में बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में बड़ी भी भुजा जो है वहां पर जो बहिष्कोण बनता है उस बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। 10th क्लास में हमने प्रमेय पढ़ी है। तो यहाँ बहिष्कोण क्या है, इस भुजा को बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बन रहा है इसके अंतराभिमुख कोण कौन से होंगे, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, मतलब कोण डी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर डी बराबर डेल्टा। तो त्रिभुज, चूंकि एक तो ये समीकरण हमारे आगे ये काम आएगी आगे हमारे, चूंकि त्रिभुज डी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज डी क्यू आर, त्रिभुज डी क्यू आर में, अब देखें यहाँ पर त्रिभुज डी क्यू आर में ये बहिष्कोण डेल्टा है, तो बहिष्कोण का मान डेल्टा बराबर अंतराभिमुख बहिष्कोण का मान क्या हो जाएगा, इस कोण के बाद डी क्यू आर कोण डी क्यू आर प्लस कोण
डी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर डी, क्यू आर डी ये आ गया। अब ये कोण कितना होगा, क्योंकि ये पूरा टोटल जो एंगल है ये आई है, तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल भी आई होगा। लेकिन हमारे पास इसमें से कितना माइनस हो रहा है, R1 माइनस हो रहा है, तो I माइनस R1, तो कोण डी क्यू आर का मान होगा कोण I माइनस R1। तो ये आ गया हमारे पास I माइनस R1 प्लस यहाँ पर जो कोण है ये टोटल कोण ई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण भी क्या होगा, टोटल पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का ई होगा। लेकिन R2 इसमें से हिस्सा माइनस हो रहा है, तो क्या बचेगा ई माइनस R2, फिर आ गया ई माइनस R2। तो ये एंगल आई था टोटल, तो ये टोटल एंगल भी क्या होगा आई, लेकिन हमें तो ये एंगल चाहिए, तो उसमें से R1 माइनस कर दिया तो ये शेष एंगल आ जाएगा। ऐसे ये टोटल एंगल ई है, तो ये टोटल एंगल क्या हुआ ई, लेकिन R2 माइनस करते ऊपर वाला एंगल निकल के आ जाएगा। ये हमने इसके मान निकाल लिए। अब देखें डेल्टा बराबर इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2, फिर आ गया डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 5। अब हम जानते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर न्यूनतम मतलब ये मान बहुत अल्प हो जाए, मतलब घटता करता है, इसका अलग अलग प्रकाश के लिए विचलन अलग अलग होता है। तो वही कंडीशन है यहाँ पर, क्या होगा कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा एम, जब डेल्टा बराबर डेल्टा एम मतलब न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण आई किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। और जब ये दोनों आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हो जाएंगे तो अपवर्तन कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो यहाँ कंडीशन देते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, कोण न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा एम, न्यूनतम विचलन है ये, डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो तो आई आपतन कोण बराबर निर्गत कोण तथा R1 बराबर R2, अपवर्तन कोण भी बराबर होंगे। मतलब डेल्टा बराबर डेल्टा एम न्यूनतम, मिनिमम डेल्टा मिनिमम, मिनिमम मतलब न्यूनतम, मतलब ये न्यूनतम विचलन वाली स्थिति आ जाए तो आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा तथा अपवर्तन, दोनों अपवर्तन कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस स्थिति को अब देखते हैं हम समीकरण 4 और 5 में अप्लाई करके। तो देखो ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, न्यूनतम विचलन वाली स्थिति लगा रहे हैं हम। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या आ जाएगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में A बराबर R1 बराबर R2, दोनों बराबर होंगे, बराबर R माना जा सकता है, R1 बराबर R2 बराबर R। तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस R, तो A बराबर क्या आ गया मेरे पास 2R, तो R बराबर क्या आ गया हमारे पास A/2, क्योंकि हमें R के और I के मान की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया मेरे पास R का मान आ गया। अब समीकरण 4 से तो किसका आ गया, R का। अब इसे निकालेंगे हम किसका, I का मान। समीकरण 5 से देखो, समीकरण 5 से क्या आता है, वही मान रखो, डेल्टा की जगह तो मैंने कर दिया m, डेल्टा m न्यूनतम विचलन I प्लस I, क्योंकि I और E के मान बराबर है तो I प्लस I माइनस R प्लस R, हो गया R प्लस R। तो ये आ गया मेरे, क्योंकि R1 की जगह R रख दिया, R2 की जगह भी R रख दिया, और I है तो यहाँ पर भी मैंने I रख दिया, क्योंकि आपस में सब बराबर है। तो ये डेल्टा M बराबर यहाँ हो गया हमारे पास I 2I माइनस 2R, और 2R बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर A, तो यहाँ लिख सकते हैं हम A। तो ये आ गया डेल्टा M बराबर 2I माइनस A। मुझे तो किसका मान चाहिए, I का, तो इसको पक्षांतर कर दो इधर की ओर, इधर पक्षांतर कर दे
दूसरी ओर देखो, अब इसको अपन रब कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं रही। तो देखें, ये जैसे पक्षांतर किया हमने, तो ये डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i, आई का मान चाहिए मुझे, तो i बराबर हो गया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ये आ गया मेरे पास किसका मान, i का। तो एक तो r का मान हमें प्राप्त हो गया, और किसका मान प्राप्त हो गया, ये समीकरण 6 और ये समीकरण 7। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये विचलन का मतलब क्या नाम है, एक तो हमें विचलन प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध हो तो बाद में निकालेंगे, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो क्या आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है भाई, अपवर्तनांक n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ 2 1 आता है, लेकिन हम तो n लिख देते हैं क्योंकि अपवर्तनांक n मान रखा है, क्योंकि n से क्लास में जा रही। तो n बराबर, तो i का मान रख दो, i का मान क्या है तुम्हारे पास, डेल्टा m प्लस a बाई 2, और r का मान a बाई 2 यहाँ रखा हमने। यहाँ लिख दो समीकरण 6 एवं समीकरण 7 से क्रमशः, में तो किसका मान है, r तथा i के मान रखने पर, समीकरण 6 एवं समीकरण 7 से क्रमशः r तथा i के मान रखने पर। देखो i तथा r के मान रखोगे तो क्या आता है, देखते हैं हम यहाँ पर, ये n बराबर क्या वैल्यू आती है, देखते हैं हम अभी। n बराबर, हाँ, साइन i की जगह क्या रखा हमने, यहाँ पर साइन i की जगह रख दिया हमने a डेल्टा m प्लस a बाई 2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास r की जगह क्या रखेंगे, साइन a बाई 2। हम जानते हैं यदि ये विचलन क्या हो, बहुत कम हो, मतलब डेल्टा m प्लस a बाई 2, ये क्या हो, इनके मान अति न्यून हो। अति न्यून हो तो क्या जाएगा, यहाँ पर इस साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा, यदि कोण के मान अति न्यून हो। किसका मान, कोण का मान। तो देखो ये पतले कोण के लिए, तो ये आगे हमारे पास देखो न्यून कोण के लिए साइन थीटा इज नियर अबाउट थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसलिए साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 इज नियर अबाउट डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और तथा साइन ए बाई 2 इज नियर अबाउट ए बाई 2। ये मान हम इसमें रख देंगे। समीकरण 8 है हमारे पास, क्या है, इक्वेशन नंबर 8। इतनी इक्वेशन आ गई है, समीकरण नंबर 8। ये समीकरण 8, तो देखो फ्रॉम समीकरण 8 से, तो समीकरण 8 से हमारे पास आ गया n बराबर हमारे पास आ गया डेल्टा m प्लस a बाई 2, डेल्टा m प्लस a बाई 2, और ये आ गया हमारे पास a बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया n बराबर डेल्टा m प्लस a अपॉन a। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एन ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए। तो इसको पक्षांतर इधर किया हमने तो ये आ गया एन ए
माइनस ए बराबर डेल्टा एम। तो ये आ गया हमारे पास, यहां से ए कॉमन ले लिया बराबर डेल्टा एम, मतलब ये आ गया हमारे पास, या इसको लिख सकते हैं अपन डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन ए। ये न्यूनतम विचलन कोण तथा अपवर्तनांक में क्या आ गया, संबंध आ गया, समीकरण नंबर 9। इससे हम न्यूनतम विचलन कोण का मान निकाल सकते हैं, और अपवर्तनांक का निकालना होगा तो पक्षांतर करके भाग लगा सकते हैं। हम इसको इधर पक्षांतर कर दे, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये समीकरण आ गई हमारे पास पूरी। ये हमारे प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध, ये न्यूनतम विचलन कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध है। तो समीकरण 9 प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध को व्यक्त करता है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, जैसे न्यूमेरिकल काम आया है, समीकरण देख न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट, प्रिज्म वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। एक न्यूमेरिकल ले लें कि n बराबर अपवर्तनांक, क्वेश्चन n बराबर √3, n का मान दे रखा है हमें √3 वाले कांच, √3 मतलब n बराबर अपवर्तनांक √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, इसके n बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के, इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। मतलब अपवर्तनांक √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए है। तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है n बराबर, तो ये अपवर्तनांक का मान दे रखा है n बराबर √3, एक वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास। और क्या है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तन कोण के बराबर है। अपवर्तक जो कोण है इसके बराबर है। तो किसके बराबर है अपवर्तक कोण, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। तो क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। सबसे पहले क्या है हमारे पास, वाले कांच, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ के देखें हम। प्रिज्म वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। तो हमें प्रिज्म कोण निकालना है। तो न्यूनतम विचलन कोण हो गया हमारे पास डेल्टा एम, किसके बराबर है ये, अपवर्तक कोण ए, क्योंकि दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं इसके, तो उसका अपवर्तक जो कोण है वो ए, और इसे का मान ही हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन a बाई 2, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखें n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम की जगह हमने रख दिया, ये सब गिवन है, हमें दिया हुआ है, ये गिवन है। और इसमें से हमने वैल्यू रख दी, a की जगह क्या रख दी हमने, a की जगह रख दी डेल्टा एम की जगह a बटे 2, और यहाँ रख दिया हमने साइन a बाई 2, ये कहिए ये। अब देखते हैं हम क्या आता है।
तो ये यहाँ पर n इसकी n की जगह √3 रख दिया। तो देखते हैं कितना आता है। √3 बराबर साइन 2a/2 बटे साइन a/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया हमारे पास साइन a बटे साइन a/2। यहाँ देखें हाफ एंगल है तो साइन थीटा का फॉर्मूला आधे वाले में साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला है हमारे पास, सूत्र क्या है इसका, सूत्र लगाए हम तो साइन ए का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 2 साइन a/2 कॉस a/2। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से हम इसको खोल देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास साइन 2 साइन a/2 कॉस a/2 बटे साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास √3 बराबर 2 कॉस a/2। तो ये आ गया √3 बटे 2 का इधर भाग लग जाएगा 3/2 कॉस a/2। हाँ, √3 बटे 2 कॉस में किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2। तो यहाँ आ जाएगा चूंकि कॉस 30 डिग्री बराबर √3 बटे 2, तो यहाँ हम कॉस 30 डिग्री रख सकते हैं। तो ये कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस a/2। तो ये हो गया 30 डिग्री बराबर a/2, कॉस से कॉस कैंसिल, तो a बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास प्रिज्म कोण 60 डिग्री। और हम जानते हैं लगभग समबाहु त्रिभुज में ही बने होते हैं, सबके जो प्रिज्म होते हैं सबके एंगल 60 डिग्री ही होते हैं मैक्सिमम। तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल को देख लें ध्यान से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का विक्षेपण। नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विक्षेपण ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम नेत्र लेंगे इस टॉपिक के बाद। तो आज क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक्स।